हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो सीरीज में। और आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस, व्हाट इज अ प्रोसेस? प्रोसेस है क्या? इस टर्म को अब आप पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में सुनने वाले हैं। ठीक है, सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का इसी बात पर डिपेंड है कि प्रोसेस को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए। सीपीयू भी इसी बात की टेंशन लेगा कि प्रोसेस को कितने अच्छी तरह से इफेक्टिवली यूज करना है जिससे कि सीपीयू का टाइम बचे। मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट हम यहां पर लेकर के चल रहे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं। मतलब हर कुछ चीज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू बेटर सर्व द प्रोसेसेस। ओके, आइए समझ लेते हैं प्रोसेस है क्या। प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जाहिर सी बात है, कुछ ये जो टर्म है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मतलब प्रोग्राम कुछ लिखा गया है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए। ओके, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए किसी प्रोग्राम को लिखा गया है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है या लैंग्वेज में ना भी हो, किसी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए कुछ कोड लिखा गया है या कुछ रॉ फैक्ट हैं जिसको बेसिकली प्रोग्राम बोला गया है। और जब उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब बेसिकली वो प्रोग्राम प्रोसेस बन जा रहा है। ओके, तब वो प्रोग्राम प्रोसेस बन जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अब जाहिर सी बात है, जब प्रोग्राम को लिखा गया तब तो उसमें वैल्यूज कुछ नहीं रखी गई, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है यानी रैम में आ रहा है, सीपीयू में आ रहा है, रियल टाइम में उस पर काम किया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर रैम में उसको कुछ मेमोरी स्पेस अलॉट होगा, उसको कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज असाइन होंगी, कुछ रजिस्टर्स अलॉट होंगे। ठीक है ना, स्टैक काउंटर में बेसिकली उस प्रोग्राम काउंटर चलेगा कि कौन से नंबर का बेसिकली प्रोसेस है, उसमें कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, हमें सीपीयू को बेसिकली कहां फैच करना है, ये सब हम आगे प्रोसेस स्टेट्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरी लाइन को पढ़ लेते हैं। प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन विद द करंट वैल्यूज ऑफ सम वेरिएबल्स, रजिस्टर्स एंड प्रोग्राम काउंटर। तो यानी रियल टाइम में जब वेरिएबल्स, रजिस्टर्स एंड प्रोग्राम काउंटर्स की वैल्यूज असाइन होंगी किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को, और वो कब असाइन होंगी? जब वो रैम में लोड होगा फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। डिफरेंस समझ लेते हैं बेसिकली मोटा मोटा, हालांकि इस लाइन से आप समझ भी गए होंगे कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस समझ लेते हैं। प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, एक ग्रुप का इंस्ट्रक्शन है जो कि लिखा गया है किसी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए। जैसे कि हम सी का प्रोग्राम लिखें फिबोनाची सीरीज के लिए, तो हमारे माइंड सेट में एक आउटपुट है कि हाँ, हमें इस तरह का आउटपुट चाहिए। उसको माइंड में रखते हुए हम कोड को लिख रहे हैं, लेकिन जब उसको रन करा रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रोग्राम को लिख कर रखने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, जब भी हमने उसको लिखा है प्रोग्राम को, तो उसको हम एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे ही। तो जब तक हम उसको लिख रहे हैं यानी वो सेकेंडरी मेमोरी में, तब तक तो वो प्रोग्राम है। ठीक है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास चला गया तो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस बट प्रोसेस इज एन एक्टिविटी, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है उस प्रोग्राम पे, आइडल स्टेट में नहीं है वो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वो 2 साल से 3 साल से आपके सी ड्राइव के पर्टिकुलर फोल्डर में पड़ा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उस पर काम चल रहा है, उसको कुछ ना कुछ करंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, रजिस्टर्स एंड प्रोग्राम काउंटर्स असाइन किए गए हैं, रैम में उसने जगह ली है, कुछ ना कुछ एलोकेशन हुआ है, कंटीजियस एलोकेशन, नॉन कंटीजियस एलोकेशन, कुछ ना कुछ हुआ है। ठीक है, तो एक्टिविटी, और वो एक्टिविटी क्या करेगी? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम। जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए प्रोग्राम को लिखा गया है उसको अचीव करने के लिए जब उस प्रोग्राम को रनिंग स्टेट में लाया जाता है यानी रन कराया जाता है, देन इट बिकम्स द प्रोसेस। ठीक है, तो ये किस तरह से प्रोसेस रन होता है, कौन कौन से स्टेट होते हैं, कौन कौन से मेथड्स इसमें लगने वाले हैं कि किस तरह से आगे जाएगी जॉब एग्जीक्यूट होने के लिए, एग्जीक्यूट नहीं होगा तो सीपीयू उसके साथ क्या करेगा। ठीक है, टाइम लग रहा है किसी जॉब को एग्जीक्यूट करने में तो सीपीयू क्या करेगा, किसी सीपीयू को बीच में कुछ और ऑपरेशन करने हैं तो क्या होगा, ये सब हम कुछ पढ़ने वाले हैं प्रोसेस स्टेट में। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द प्रोसेस स्टेट। तो आइए अब प्रोसेस स्टेट्स को समझ लेते हैं। आइए समझ लेते हैं प्रोसेस की स्टेट्स को। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम विच इज इन एग्जीक्यूशन। एक प्रोग्राम जब तक सेकेंडरी मेमोरी में है तब तक वो एक नॉर्मल प्रोग्राम है, क्योंकि वो सेव्ड है, उसकी एक जो स्टेट है वो क्रिएट तो हो गई है बट वो एक आइडल स्टेट में पड़ी है। लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन के लिए आ रहा है तब उसकी कुछ स्टेट्स में चेंज होने वाला है, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन के लिए जा रहा है। ठीक है, तो यहीं पर हम उन स्टेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने यहां पर कुछ डायग्रामेटिक फॉर्मेट लिखा है, अभी मैं इनका लिंकिंग बताता हूं आपको कि किस तरह से एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो अपने आप को एग्जीक्यूट करता है। रेडी, रनिंग, टर्मिनेट, वेट ब्लॉक, सस्पेंड वेट, रेडी, सस्पेंड रेडी, ये सब क्या है? ये सारी की सारी स्टेट्स हैं और ये किस तरह से बेसिकली एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में
हेल्प करती हैं। बेसिकली इसको लाइफ साइकिल भी बोला जा सकता है किसी भी प्रोसेस का। तो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, आइए उसको समझ लेते हैं। न्यू, सबसे पहली स्टेट आती है न्यू। न्यू का मतलब यहां पर बेसिकली हमारा प्रोग्राम यानी जो भी प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूट किया जाना है, भाई जाहिर सी बात है अगर मैंने कोई सी में प्रोग्राम लिखा है, कोई मैंने जावा में प्रोग्राम लिखा है, तो वो केवल सेव करने के लिए तो लिख नहीं दिया गया है, ठीक है, उसको कभी ना कभी तो एग्जीक्यूट किया जाएगा ना। तो एक तरह से वो हुआ तो प्रोसेस ही, क्योंकि उसको कभी ना कभी तो एग्जीक्यूट होना ही है। तो इनिशियल लेवल पे मैं उसको प्रोग्राम कह सकता हूं, लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन में जाएगा तब वो प्रोसेस बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि वो क्रिएट किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जीक्यूशन, तो उसको न्यू स्टेट में रखा जा सकता है, यानी क्रिएट कर दिया गया है उस पर्टिकुलर लेवल पर, और वो पर्टिकुलर प्रोग्राम अभी हम इसको कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है। ओके, यानी अभी प्रोसेस हमारा यहां पर है, वो क्रिएट कर दिया गया है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। अब जब इसमें हम क्लिक करेंगे, यानी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब रन करने की कोशिश करेंगे, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे सीपीयू के द्वारा, तो जाहिर सी बात है वो लोड किया जाएगा रैम में, ठीक है। तो जब हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस को न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में भेज रहे हैं, यानी रैम के एरिया में भेज रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रैम एरिया, ठीक है। ये एक रेडी क्यू है ना, इसको हम बोल सकते हैं रेडी क्यू। यहां पर सारे के सारे प्रोसेस बेसिकली आके इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। एक टाइम में बहुत सारे प्रोसेसेस आ सकेंगे, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस आएंगे। तो ये सारा का सारा काम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हम यहां पर पढ़ रहे हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक टाइम में कई सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन आगे डिपेंड करेगा कि सीपीयू की कैपेसिटी क्या है उनको एग्जीक्यूट करने की। लेकिन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को लॉन्ग टर्म इसलिए बोला गया क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को सेकेंडरी मेमोरी से पिकअप करके रनिंग स्टेट में भेज रहा है, ठीक है, रनिंग स्टेट में भेज रहा है ताकि वो एग्जीक्यूट हो पाए ड्यू टू दी मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ठीक। तो रेडी क्यू में सारे के सारे प्रोग्राम लोड हो गए हैं रैम में, ठीक है। अब जब सारे के सारे प्रोग्राम हमारे रेडी क्यू में आ गए हैं, अब सपोज 10 प्रोग्राम्स यहां से लोड हुए हैं, यहां से लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने 10 के 10 प्रोग्राम्स यहां पर भेज दिए। रनिंग का मतलब क्या है, अब उनमें से कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स जो है वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे सीपीयू के द्वारा। तो रनिंग का मतलब कुछ नहीं है, रनिंग का मतलब है दिस इज द एलोकेशन ऑफ दिस सीपीयू टू अ पर्टिकुलर प्रोसेस। रनिंग स्टेट्स बेसिकली क्या है, ये सीपीयू का एलोकेशन है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को जिसको कि एग्जीक्यूट होना है। अब वो कौन करेगा, रेडी क्यू से बेसिकली एक एक प्रोसेस उठा करके रनिंग स्टेट में भेजा जाएगा ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। और ये काम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का, ठीक है। अभी हम इनको डिटेल में भी समझने वाले हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम ये है कि वो रेडी क्यू से एक एक प्रोसेस को पिकअप करेगा और रनिंग स्टेट में यानी एक सीपीयू को देगा। अब यहां पर ये सोचने वाली बात है, क्या सीपीयू सभी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है? देखिए, अब भी अगर आप यूनी प्रोसेसर में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी यूनी प्रोसेसर सिस्टम में केवल एक ही सीपीयू होता है। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स में यानी ग्रिड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं या किसी और हाई एडवांस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर कई सारे प्रोसेसर्स हो सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर तो बहुत सारे प्रोसेस एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट या एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि एज पर द सिलेबस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, या जो हम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं, उसमें हम सीपीयू को यूनी प्रोसेसर सिस्टम मान करके चलते हैं। और ये बाय डिफॉल्ट माना गया है कि सीपीयू एक ही है, एक टाइम में एक ही प्रोसेस उसको अलॉट होगा और वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने डिस्पैच कर दिया, ठीक है, डिस्पैच कर दिया एक पर्टिकुलर प्रोसेस को सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। अब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, जब तक भी उसका बेसिकली एग्जीक्यूशन का टाइम है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। एंड फाइनली जब वो खत्म हो जाएगा, यानी जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ये बेसिकली बाहर चला गया। टर्मिनेशन का मतलब एक तरह से हम इसको कह सकते हैं डी एलोकेशन, ओके, दिस इज कॉल्ड डी एलोकेशन। अब डी एलोकेशन कुछ नया वर्ड आया, आपको पता है जब भी सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लोड होता है रैम में, सेकेंडरी मेमोरी का साइज होता है काफी बड़ा, रैम होती है काफी छोटी, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो टेराबाइट्स में बात कर रहे हैं, 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट। रैम की बात करें तो अभी भी हम 6 GB 8 GB मैक्सिमम टू 16 GB इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो साइज है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो जब डेटा यहां से लोड होता है रैम में तो उसको कुछ ना कुछ स्पेस एलोकेट किया जाता है ना। आगे चल के हम पढ़ने वाले कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। तो किस तरह से बेसिकली डेटा सेकेंडरी मेमोरी से उठ करके रैम में आता है और उसको जगह दी जाती है,
ठीक है, जगह देना मतलब एलोकेट करना मेमोरी को। तो जब जाहिर सी बात है उसने अपना सारा का सारा काम पूरा कर लिया, तो जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ, टर्मिनेट हुआ, तो उसको वो वाला एरिया जो है रिलीज करना पड़ेगा, सो दैट अदर प्रोसेसेस कैन यूज, ठीक है ना, तभी तो दूसरे प्रोसेसेस के लिए जगह बनेगी। तो दिस इज कॉल्ड डी एलोकेशन, और वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होकर के बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये देखा जाए तो नॉर्मली इन द नॉर्मल केस ये जो 4 स्टेट हैं ये एक हेल्दी स्टेट दर्शाते हैं कि हाँ ठीक है, एक प्रोसेस लोड हुआ, उसमें से एक एक प्रोसेस सीपीयू में आया, सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट किया और देन कंप्लीशन के बाद वो टर्मिनेट हो गया। यहां पर अभी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई, यानी 4 स्टेट अपने आप में सफिशिएंट है बाय डिफॉल्ट कि किसी भी एग्जीक्यूशन को, किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर दे। इस तरह का एग्जीक्यूशन जहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, यानी सीपीयू जिस पर्टिकुलर प्रोसेस को पिकअप करता है उसको फिनिश करता है, तब फिर कोई दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए लेता है, फिर उसको फिनिश करता है, फिर तीसरा प्रोसेस लेता है, फिर उसको फिनिश करता है, एंड ऑन, ये प्रोसेस चलता जाता है। तो जब इस तरह का सिनेरियो बनता है तो इसको हम बोलते हैं नॉन प्रीएम्पशन। नॉन प्रीएम्पशन, नॉन प्रीएम्पशन अभी आगे चल करके आप सीपीयू शेड्यूलिंग में देखने वाले हैं कि व्हाट इज नॉन प्रीएम्पशन। नॉन प्रीएम्पशन में अगर कोई प्रोसेस सीपीयू को मिल गया है, यानी सीपीयू ने कोई प्रोसेस पिकअप कर लिया है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो उसे पूरा करके ही दम लेगा, उसे पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करेगा, भले ही उसमें कितना ही टाइम क्यों ना लगने वाला हो, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज नॉन प्रीएम्पशन। अब आगे चलते हैं, कुछ स्टेट्स यहां पर और देख रहे हैं आप फर्दर। अब इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोसेस ऐसे आ जाएं जिनको कि आईओ ऑपरेशन करना हो। आईओ ऑपरेशन से मतलब यह है कि मान लीजिए उस प्रोसेस में कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, मान लीजिए 100 लाइन की इंस्ट्रक्शन है, लाइन नंबर 25 तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन लाइन नंबर 26 पर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन है कि उसको जो आगे आने के लिए डेटा चाहिए, यानी अगली एग्जीक्यूशंस के लिए डेटा चाहिए, अगली इंस्ट्रक्शंस के लिए, उस पर्टिकुलर 26 लाइन पर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखी है कि उसको वो डेटा किसी पर्टिकुलर फाइल से मिलेगा और वो पर्टिकुलर फाइल सेकेंडरी मेमोरी में है। आप समझ रहे हैं? यानी कोई प्रोसेस सपोज P3 काम कर रहा है सपोज यहां पर, और P3 को कुछ भी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा जिसका संबंध, जिसका रिलेशन बेसिकली आईओ डिवाइसेस से है। या तो उसको हो सकता है मॉनिटर से, यूजर से कुछ डेटा की एंट्री करवानी हो सकता है सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी हुई किसी फाइल से डेटा पे को पिकअप करना हो, किसी स्टोर्ड वेरिएबल को एक्सेस करना हो सकता है हमने पेन ड्राइव लगाई हो, बाय डिफॉल्ट उससे कुछ मेमोरी को इंसर्ट, उसकी मेमोरी को एक्सेस करके कुछ डेटा को पिकअप करना हो, एन नंबर ऑफ केसेस में भी देयर। तो अगर रनिंग प्रोसेस को किसी भी तरह से आईओ ऑपरेशंस की आईओ रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, आईओ रिक्वेस्ट आती है, तो वो उसको वेट या ब्लॉक कंडीशन में भेज सकता है। अब वो क्यों भेजेगा भाई ऐसा? भाई सीपीयू क्यों नहीं रख सकता? सीपीयू क्यों कह देगा भाई हाँ चलो ठीक है अपना काम कर लो। लेकिन यहां पर बात आती है क्योंकि सीपीयू की स्पीड होती है बहुत फास्ट, सीपीयू करता है मिलियंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकंड एग्जीक्यूट, जबकि जिस पर्टिकुलर डेटा को ये वाला प्रोसेस एक्सेस करना चाह रहा है, जिस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है ये P3, वो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी में, और सेकेंडरी मेमोरी ह्यूज होने के बाद ह्यूज होती है, इसलिए उसकी जो स्पीड है यानी आइटम को सर्च करने की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। दिस इज नॉर्मल फिनोमिना कि आप एक पर्टिकुलर कोई किसी सामान को एक बहुत बड़े हॉल में रख दें तो उसको एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लगेगा रादर देन अगर आप उसे एक कबर्ड में रखें और पता हो कि हाँ वो इस पर्टिकुलर कबर्ड में रखी है, तो उसको ढूंढने में कम टाइम लगने वाला है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट इज दैट। तो सीपीयू अपना टाइम इस P3 के पीछे बर्बाद नहीं करेगा, आईओ रिक्वेस्ट के लिए वो बैठा नहीं रहेगा, वो कहेगा ठीक है आप थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाओ, जितना टाइम आपने लेना है सेकेंडरी मेमोरी में जाकर के आप उस डेटा को ढूंढिए, और जब आपको मिल जाए यानी आपका वो वाला इंस्ट्रक्शन नंबर 26 जैसा मैंने एग्जाम्पल लिया वो कंप्लीट हो जाए, आपको वो डेटा मिल जाए, तो ऐसा नहीं कि वापस तुरंत मेरे पास आ जाओ, क्योंकि आपको हटा करके मैंने हो सकता है P4 को एग्जीक्यूशन में ले लिया हो, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठूंगा, सीपीयू आइडल नहीं रहेगा। तो जैसे ही सीपीयू ने P3 को वेट स्टेट में भेजा, उसने दूसरा प्रोसेस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया। तो अब ऐसा नहीं कि भाई मेरा काम पूरा हो गया मुझे ले लो, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो अब आप फिर से वापस से रेडी क्यू में जाइए, पहले की तरह से इंतजार करिए जब आपकी आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाए। जब आपकी आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर से रेडी क्यू में जाइए, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर देखेगा आपको कि कब भेजना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर देखेगा आपको कि कब भेजना है। तो ये भी रैम है, बेसिकली देखा जाए तो ये भी रैम का पार्ट है, ये भी रैम का पार्ट है। तो थोड़ी बहुत देर के लिए तो इसको सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, 3 से 4 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर
वेट कर सकती हैं जो कि आईओ ऑपरेशन कर रही होंगी और सेकेंडरी मेमोरी को उस पर्टिकुलर रियल टाइम में एक्सेस कर रही होंगी। ठीक है, दूसरा एक चीज और आती है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन, व्हाट इज प्रीएम्पशन? जैसे कि नॉन प्रीएम्पशन में बताया गया था कि विदाउट एनी हर्डल प्रोसेस न्यू से रेडी में जाएगा, रेडी से रनिंग में जाएगा, रनिंग में सीपीयू उसको जब उठा लेगा तो उसको एग्जीक्यूट करके ही दम लेगा और उसको फिर कंप्लीट करके टर्मिनेट कर देगा। यानी उस पर्टिकुलर नॉन प्रीएम्पशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन क्या होगा, मान लीजिए सीपीयू अभी करंट टाइम पर P3 को एक्सेस कर रहा है और P3 से ज्यादा हाई प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ गया पीछे से। उस केस में शॉर्ट टर्म शेड्यूलर तुरंत उस P4 वाले प्रोसेस को रनिंग स्टेट में भेज देगा और उस टाइम सीपीयू सेंस करेगा कि P4 की प्रायोरिटी जो है वो बेसिकली P3 से ज्यादा है, तो वो थोड़े टाइम के लिए P3 को सस्पेंड कर देगा, यानी ये वापस से इसको रेडी क्यू में भेज देगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। इसका एक रीजन हो सकता है प्रायोरिटी। अगर रनिंग प्रोसेस हो रहा है कोई सीपीयू में और उसके पीछे से कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है तो सीपीयू उस करंट रनिंग प्रोसेस को वापस से रेडी क्यू में भेज देगा और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को जो हाई प्रायोरिटी का है उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। इसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कुछ टाइम बाउंड दे रखा है, हर एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कुछ टाइम बाउंड दे रखा है, जैसे 2 सेकंड या 2 मिली सेकंड, 3 मिली सेकंड, 4 मिली सेकंड, एक टाइम बाउंड दे रखा है कि भाई आपको हर प्रोसेस को इतने मिली सेकंड तक रिक्वेस्ट देनी है, उसके बाद अगर वो कंप्लीट हो जाती है तब तो आप उसको टर्मिनेट कर दीजिए, नहीं होती है तो फिर से वापस भेजिए। यानी ऐसी रिक्वेस्ट को बोला जाता है टाइम क्वांटम। ओके, अगर उसका टाइम क्वांटम पूरा हो गया है, ऐसी शेड्यूलिंग एल्गोज हम आगे देखने वाले हैं, इट इज कॉल्ड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ठीक है, तो उसमें क्वांटम टाइम दिया रहेगा आपको और उस क्वांटम टाइम के बेसिस पर बेसिकली या तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे या फिर पीछे जाएंगे। ओके, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं 2 मिली सेकंड का हमारे पास क्वांटम टाइम दे रखा है और कोई इंस्ट्रक्शन सपोज P4 है और उसको लगने वाले हैं 7 सेकंड्स या 7 मिली सेकंड उसको एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए P4 यहां पर आया, 2 मिली सेकंड तक उसको एंटरटेन किया गया, यानी उसको प्रोसेस किया गया, देखा गया क्या उसका पूरा हो गया, नहीं, अभी 5 और बचे हैं, तो उसको वापस से रेडी क्यू में भेज दिया गया। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर देखेगा, जब उसका चांस आएगा फिर उसको भेजेगा, फिर से वो 2 मिली सेकंड तक एग्जीक्यूट होगा, 3 मिली सेकंड अभी भी रह गए, फिर से वापस उसको रेडी क्यू में भेज दिया, फिर से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने उसको प्रोसेस के लिए बाद में भेजा। जब भी उसका टर्न आएगा, ये टर्न बाय टर्न होगा, ऐसे नहीं कि वो बार बार करता रहेगा, ऐसे जब भी उसका टर्न आएगा, टर्न का मतलब क्या है, क्योंकि और भी प्रोसेस होंगे, और भी प्रोसेस इसी फैशन में काम कर रहे होंगे, तो एक क्यू सी बन जाएगी। ठीक है ना, एक लूप बनेगा। ठीक, तो जब इसका थर्ड टाइम नंबर आएगा तो फिर से एग्जीक्यूट होगा, तो अब इसको केवल 1 मिली सेकेंड चाहिए। ठीक है, जब ये फोर्थ टाइम एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा तब एक ही मिली सेकेंड में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब ये वापस रेडी क्यू में नहीं जाएगा, तब ये कंप्लीशन की स्टेट में चला जाएगा। आई होप कि आप इसको समझ पाए। तो क्वांटम टाइम का जो फैक्टर है और एक प्रायोरिटी फैक्टर है, इन दोनों के बेसिस पर ही रनिंग क्यू से, रनिंग स्टेट से किसी भी प्रोसेस को सीपीयू प्रायोरिटी बेसिस पर या टाइम क्वांटम बेसिस पर उठा करके रेडी क्यू में भेज सकता है। अब आगे देख लेते हैं 2 स्टेट्स के बारे में कि ये क्या कहती हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि रनिंग प्रोसेस को आईओ रिक्वेस्ट आने पर वेट और ब्लॉक स्टेट में भेजा जा सकता है, और वेट और ब्लॉक स्टेट जो है वो रैम का ही एक पार्ट है और रैम लिमिटेड है। ठीक है, अभी हम मान करके चल रहे हैं, और ऐसा है भी कि इतना जो पोर्शन है, ये पूरा, ये जो 3 स्टेट का पोर्शन है, ये सारा का सारा रैम का पार्ट है, और रैम में लिमिटेड स्पेस होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं फिर से 10 रिक्वेस्ट की बात देता हूं, 10 रिक्वेस्ट यहां से यहां पर रेडी क्यू में लोड हो गई। पहली रिक्वेस्ट यहां पर आई, उसने बोला मुझे आईओ ऑपरेशन करना है, उसके लिए उसके इंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसा कोड लिखा है जिसमें कि आईओ ऑपरेशन मैंडेटरी है, तो उस सीपीयू ने उसको यहां से P1 को यहां से टर्मिनेट करके वेट ब्लॉक में भेज दिया। सेकंड ऑपरेशन लोड हुआ, सेकंड प्रोसेस ने बोला मुझे भी आईओ ऑपरेशन करना है, सेकंड को भी वहां से टर्मिनेट करके यहां भेज दिया। थर्ड लोड किया, फोर्थ लोड किया, फिफ्थ लोड किया, है ना, मान लीजिए 5 लोड किया, पांचों ने बोला मेरे को भाई आईओ ऑपरेशन करना है। जाहिर सी बात है यहां पर लोड बढ़ जाएगा और इसकी जगह भी तो लिमिटेड है क्योंकि ये भी रैम का पार्ट है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो हो जाएगा और सीपीयू खाली बैठा है। ठीक है, पहली बात यहां पर मैं एक बात को ऐड करना चाहूंगा, अगर ऐसे ऑपरेशन मिलते हैं जिसमें कि आईओ रिक्वेस्ट ज्यादा होती है, ऐसी रिक्वेस्ट को आईओ बाउंड कहा जाता है।
ठीक है, कि आईओ बाउंड प्रोसेसेस हैं। इस प्रोसेस को बेसिकली आईओ बाउंड कहा जाएगा। हम 10 में से अगर 7 प्रोसेसेस हमारे आईओ बाउंड हैं तो हम कहेंगे कि हाँ 7, ये बेसिकली जो पूरा का पूरा पैकेज है ये आईओ बाउंड है। ओके, तो अभी इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए 5 के 5 प्रोसेस यहां लोड हो गए और इसकी कैपेसिटी है केवल 3 को रोकने की, तो क्या होगा 4 और 5 के साथ? तो ये क्या करेगा भाई, जब ये जगह भर गई है तो आप थोड़ी देर के लिए सस्पेंड वेट में, यानी इसको सस्पेंड कर देगा, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देगा और सस्पेंड वेट नाम की स्टेट में भेज देगा। और ये कहां पर है? ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। तो भाई यहां पर अगर ज्यादा हो रहे हैं बंदे तो आप वहां पर जाइए, वहां पर बैठ करके आराम से, सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड भी कम होती है, आपका डेटा भी सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा है क्योंकि आईओ ऑपरेशन करना है। आप वहां पे आराम से बैठ करके इसको ढूंढते रहिए। जब मिल जाए, जब आपके ऑपरेशंस हो जाए, तब आप देख लेना, अगर यहां जगह रही तो आ जाना। ठीक है, रिज्यूम कर देंगे। अगर हमारी सस्पेंड से हम रिज्यूम कर देंगे अगर हमारा आईओ ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो। समझ रहे? तो फिर से बता देता हूं, जब यहां पर लोड बढ़ जाता है इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ प्रोसेसेस मेकिंग द आईओ रिक्वेस्ट, तो उन ज्यादा प्रोसेसेस को सस्पेंड कर दिया जाता है और भेज दिया जाता है सस्पेंड वेट नाम की स्टेट में, जो कि एक्चुअली सेकेंडरी मेमोरी में लाई करती है। और आईओ ऑपरेशंस आराम से परफॉर्म करने के बाद जब उनके पास, जब यहां पर जगह हो गई होती है, मान लीजिए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर 1 और 2 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया और वो चले गए ऊपर, तो यहां पर जगह बन गई ना, तो अब 4 और 5 यहां पर आ सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो तब यहां पर वो फिर से चलने लगेगा काम। ठीक है, तो ये बेसिकली सस्पेंड वेट इस पर्टिकुलर काम के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और इसको कौन करता है? एक शेड्यूलर और है, दैट इज कॉल्ड मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो 3 शेड्यूलर काम करते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यहां पर काम करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ये सब मैनेज करता है, और मीडियम टर्म शेड्यूलर बेसिकली मैनेज करता है कि भाई अगर रैम में लोड बढ़ रहा है, एक तरह से समझा जाए, अगर रैम में लोड बढ़ रहा है तो उसकी टेकिंग केयर जो है वो मीडियम टर्म शेड्यूलर को दे दी गई कि भाई अब आप देखो किस तरह से इसको करना है, तो सस्पेंड करो कुछ प्रोसेसेस को और जब वो पूरे हो जाए तो फिर लेकर के आओ। ठीक है, वहीं पर एक कॉन्सेप्ट और है। मान लीजिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम हमने सबसे पहले समझा था कि लगातार प्रोसेस को यहां से भेजते रहिए। अब इसकी भी तो अपनी लिमिटेशन है। हो सकता है यहां पर कोई हाई प्रायोरिटी जॉब चल रही हो, मान लीजिए P4 चल रहा है और P4 का बर्स्ट टाइम, यानी बर्स्ट टाइम इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, सपोज वो 50 मिली सेकेंड है। ठीक है, उसको काफी टाइम लगने वाला है। 50 छोड़िए, अगर बड़ी बात करें तो 5 लाख मिली सेकेंड है, काफी टाइम लगने वाला है। उतनी देर में यहां से लगातार प्रोसेसेस लोड हुए जा रहे हैं क्योंकि इसका जॉब यह है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को रिक्वेस्ट किया जाए। मान लीजिए यहां पर 10 की कैपेसिटी थी लेकिन यहां 50 होने लग रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर ज्यादा होने पर एक सस्पेंडेड वेट हमने यहां पर स्टेट बनाया था जिसमें कि यहां पर ज्यादा होने पर सस्पेंड कर दिया था फॉर टाइम बिंग। ऐसे ही रेडी, सस्पेंड रेडी बेसिकली क्या करेगा, मैं इसको थोड़ा सा हटा के इधर लिख देता हूं, आईओ कंप्लीट। सस्पेंड रेडी क्या करेगा, ऐसी कंडीशन होने पर अगर रेडी क्यू में डेटा ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि वो रैम कम होती है हमारे पास, तो इसको थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर देगा और सस्पेंड रेडी नाम की स्टेट में भेजेगा, विच इज एक्चुअली अगेन इन दी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो जब यहां पर लोड हल्का होगा तो फिर यहां से ये रिवोक कर दी जाएंगी, यानी रिज्यूम कर दी जाएंगी रेडी क्यू में, और फिर से ये सारा का सारा काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है। एक बार एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। 3 तरह के शेड्यूलर हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। और हाँ, मीडियम टर्म शेड्यूलर बेसिकली ये इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो आप देख रहे हैं अगर रैम में लोड बढ़ता है, मैंने पहले ही बताया था, रैम में अगर लोड बढ़ता है तो मीडियम टर्म शेड्यूलर बेसिकली चार्ज ले लेता है कि मेरे को इसको सॉर्ट आउट करना है, इस पर्टिकुलर रैम में लोड बढ़ने नहीं देना, तो यहां से डेटा उठा करके सस्पेंड वेट में भेजता है। ऐसे ही रेडी क्यू में अगर लोड बढ़ रहा है तो सस्पेंड रेडी में भेजता है। तो ये वाला जॉब जो है और ये वाला जो जॉब है, ये सारा का सारा मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बेसिकली शेड्यूल करता है जॉब्स को रेडी क्यू और सीपीयू के बीच में, एज वेल एज मेंटेन करता है सीपीयू से वेट स्टेट एज वेल एज देन रेडी। प्रायोरिटी क्वांटम टाइम रनिंग और रेडी क्यू के बीच में ही होता है, तो ये तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम है ही। ठीक है, फाइनली इसकी तो हम बात कर ही नहीं रहे, ये तो टर्मिनेशन है। जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर बाहर निकलेगा, जाहिर सी बात है वो तो मेमोरी को रिलीज करेगा, डीएलोकेट करेगा रैम को। ठीक है, तो दिस इज हाउ द
ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस स्टेट। इस तरह से बेसिकली प्रोसेसेस रन होते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है। कुछ भी आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।